ज़ोंबी वायरस इंसान के दिमाग में एक पुरस्कार काला मोती ब्लैक गोल्ड पैदा करता है जो सूरज की रोशनी से तवानाई जज़्ब करता है। ये सुनकर बूढ़ा साइंसदान हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या ज़ोंबीज़ फोटोसिंथेसिस करते हैं? इस मोती में क्लोरोफिल तो नहीं, मगर जरूर कोई अनजान ताकत छपी हुई है। फिर वो बताता है कि ये ब्लैक गोल्ड एक ऐसे मुतहर्रिक धात से बना है जो रोशनी और गर्मी पर फौरन रद्दअमल देता है। इसके बाद सबसे खौफनाक राज सामने आता है कि ये धात खास तौर पर इंसानी खून की तरफ बेहद कशिश रखती है। नौजवान मजीद बताता है कि यही वजह है कि वायरस सबसे तेजी से इंसानों में फैलता है और धूप में रहकर ज़ोंबीज़ मजीद ताकतवर और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तब बूढ़े साइंसदान को अचानक क्लोज सर्किट टेलीविजन की वो वीडियोस याद आती हैं जिनमें ज़ोंबीज़ रात को बेहद खतरनाक और दिन में सुस्त दिखाई देते थे। अब इसे समझ आ जाता है कि दिन के वक्त वो दरअसल सूरज से तवानाई जुमा करके अपनी अगली म्यूटेशन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो परेशान होकर पूछता है, आज दिन के वक्त ज़ोंबीज़ इतने पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे थे? इतने में एक छोटी बच्ची चाय लेकर आती है और नौजवान संजीदगी से जवाब देता है, क्योंकि आज उन ज़ोंबीज़ को एक एबिलिटी यूजर कंट्रोल कर रहा था। ये सुनते ही बूढ़ा खौफजदा होकर पूछता है, क्या वही काला कांटों वाला इफरीत और आग उगलने वाला बल्ला? क्या वाकई इन्हीं ने ज़ोंबीज़ के इस हुजूम को यहाँ भेजा है? चैप्टर 34 में एक हैरानकुन साइंसी राज सामने आता है कि ज़ोंबीज़ आम मखलूक नहीं, बल्कि सूरज की तवानाई से चलने वाली खून की प्यासी जिंदा धाती बैटरियां हैं। नौजवान एक और चौंका देने वाला राज फाश करता है कि काले कांटों वाला इफरीत और आग उगलने वाला दोनों ब्लैक गोल्ड खाकर एबिलिटी हासिल कर चुके हैं, जबकि ज़ोंबीज़ के हुजूम को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ली रोशी है। ये सुनते ही बूढ़ा साइंसदान हैरत से पूछता है कि आखिर इंसान ब्लैक गोल्ड जैसी धात को खा कैसे सकता है, जबकि नन्ही बच्ची मासूमियत से सवाल करती है, क्या ये कोई जादुई गोली है जो खाते ही सुपर पावर दे देती है? नौजवान पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है कि ब्लैक गोल्ड खाने से म्यूटेशन होना यकीनी है, मगर एबिलिटी यूजर्स हमेशा इंसानों के लिए खतरा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें देखते ही खत्म कर देते हैं। ये सुनकर बूढ़े का सर चकराने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है, तो क्या ज़ोंबीज़ रैंक 1 से रैंक 2 बन सकते हैं और इंसान ब्लैक गोल्ड खाकर हाई रैंक एबिलिटी यूजर? इतनी सारी मालूमात एक साथ समझना वाकई मुश्किल है। फिर वो हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें ये सब स्कूल में सिखाया जाता है? आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा? नौजवान मुस्कुराकर कहता है, वक्त आने पर सब बताऊंगा, अभी तुम खुद तहकीक करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। इस जवाब से बूढ़े का तजस्सुस और भी बढ़ जाता है, चुनाचे वो एक शर्त रखता है, फिर अपने हथियार मुझे तहकीक के लिए दे दो। नौजवान फौरा कहता है, मैचा मेरे पास रहेगा, बाकी सब तुम रख सकते हो। ये सुनकर वो सोफे पर लेट जाता है और कहता है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मुझे तंग मत करना। बूढ़ा खुशी से हंसता है, ही ठीक है, और फौरा हथियारों की जांच में लग जाता है। आखिर में नन्ही बच्ची का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच और अजीब सी परेशानी झलक रही होती है, जैसे उसे आने वाले खतरे का पहले ही एहसास हो गया हो। बिग ब्रदर ये मुसलसल लड़ाइयों के बाद गहरी नींद में सो रहा था। नन्ही यूएल अपने वालिद को ढूंढने के लिए इससे मदद मांगना चाहती थी, मगर ये सोचकर खामोश रह गई कि वो पूरा दिन लड़ते लड़ते बहुत थक चुका है। वो आहिस्ता से एक कंबल उठाकर मोहब्बत से इस पर ओढ़ा देती है ताकि इसे ठंड न लगे। इसके बाद वो खुद एक कोने में सिमट कर अकेली बैठ जाती है और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगती है। आंखों में आंसू भरकर वो आहिस्ता से रोती है, पापा, यूएल आपको बहुत याद करती है। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था और पूरी इमारत पर शाम की खामोशी छा चुकी थी। दूसरी तरफ मैदान में एक बेलचा जमीन पर गिरता है, जबकि चारों तरफ मारे गए ज़ोंबीज़ की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। सख्त थकन के बाइस मोटा साथी जमीन पर लेटकर बेबसी से कहता है, अब तो हलने की भी ताकत नहीं रही, काश कोई ऐसी मशीन होती जो खुद ही ज़ोंबीज़ के दिमाग से ब्लैक गोल्ड निकाल देती। लेकिन अगले ही लम्हे मीका हासिल करने का ख्याल उसे दोबारा हिम्मत दे देता है। वो उठकर काम में लग जाता है, मगर उसे जरा भी खबर नहीं होती कि इसके पीछे एक सींगों वाला नया म्यूटेंट ज़ोंबी खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रहा है और एक नया खतरा इसका इंतजार कर रहा है। सींगों वाला सुर्ख इफरीत गम से भरे लहजे में रोते हुए कहता है, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक ही दिन में हजारों ज़ोंबीज़ मार दिए गए। झाड़ियों में छुपा हुआ वो देखता है कि मोटा लड़का जमीन खोद रहा है और दिल में सोचता है कि वोंगशेंग और ली रोशी शायद मर चुके हैं, क्या अब मुझे हथियार डाल देने चाहिए? मगर अगले ही लम्हे वो खुद ही इस ख्याल को रद्द कर देता है, नहीं, वो मुझे देखते ही मार देंगे, आखिर में एक मॉन्स्टर हूँ, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर इसे याद आता है कि कुछ ज़ोंबीज़ की खाल सुर्ख हो गई थी और वो ली रोशी के काबू में भी नहीं थे, बल्कि उसी पर हमला करने दौड़ पड़े थे। वो अफसोस से कहता है, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उन सुर्ख ज़ोंबीज़ को जला दिया, लेकिन अगर ऐसे मजीद ज़ोंबीज़ म्यूटेशन करते रहे तो फिर क्या होगा? अचानक इसके जहन में एक नया ख्याल आता है, मुझे मजीद ब्लैक गोल्ड ढूंढना होगा, उसे खाना होगा ताकि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। वो उम्मीद बांधता है, क्या पता ब्लैक गोल्ड खाने से मैं दोबारा इंसान ही बन जाऊं। चलो यही कोशिश करता हूँ। इतने में उसे अचानक किसी खतरे का एहसास होता है और वो चौंक कर कहता है, ए। जब वो सामने देखता है तो एक दरख्त पर सरमई जिस्म वाला पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक म्यूटेंट खामोशी से उसे घूर रहा होता है। उसी लम्हे वाज़ेह हो जाता है कि अब असल और जानलेवा लड़ाई शुरू होने वाली है। शाम ढलते ही सींगों वाला सियाह इफरीत अचानक आंखें खोलता है और हैरत से कहता है, तुम। इसके सामने एक नया सफेद जिस्म, नीले निशानात और सब्ज चमकती आंखों वाला निहायत खतरनाक म्यूटेंट नमूदार होता है, जो फौरा इस पर हमला करने के लिए तैयार था। सियाह इफरीत गुस्से से उसका रास्ता रोकता है और जोर से चीखता है, कहाँ जा रहे हो? मगर अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे का ताक़ुब करते हुए जंगल की गहराई में तेजी से दौड़ने लगते हैं कि अचानक दूर से किसी की बुलंद आवाज गूंजती है, अरे। मंजर बदलता है, रात हो चुकी होती है, आसमान पर चांद चमक रहा होता है और वही बुलंद टावर नजर आता है जहां पूरी टीम आराम कर रही होती है। इमारत के अंदर नन्ही यूएल सोफे पर थकन से गहरी नींद में सो रही होती है, जबकि उसके हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। दूसरी तरफ नीचे फर्श पर मोटा साथी बेखबरी में मुंह खोले जोर जोर से खराटे ले रहा होता है, हो लो। इसके खराटों की आवाज इतनी तेज होती है कि यूएल की आंख खल जाती है और वो अपनी सुनहरी आंखों से उससे भरे अंदाज में उसे घूरने लगती है। नन्ही यूएल सोफे के पास खामोशी से खड़ी सोए हुए बिग ब्रदर ये को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही होती है। दूसरी तरफ रात की खामोशी में नीचे पार्किंग गैराज की तमाम गाड़ियां सुनसान माहौल में खामोश खड़ी होती हैं। गैराज की वर्कशॉप में बूढ़ा साइंसदान पूरी रात अकेला मीका पर काम करता रहता है और वेल्डिंग की चिंगारियां पूरे कमरे में रोशनी बखेर रही होती हैं। कुछ देर बाद ये भी जाग जाता है, वेल्डिंग मास्क पहनकर खुद मीका के फ्रेम को जोड़ने में मसरूफ हो जाता है। फिर एक नई सुबह तुलू होती है, सूरज की पहली किरणों के साथ चैप्टर 35 का आगाज होता है। बाहर गली में गुज़श्ता दिन की खौफनाक लड़ाई के बाद जगह जगह ज़ोंबीज़ की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, जिनसे माहौल मजीद सुनसान और खौफनाक महसूस होता है। उसी दौरान एक लंबा कद फटा पुराना कंबल ओढ़े हुए पुरस्कार शख्स आहिस्ता आहिस्ता गली में दाखिल होता है। जब वो करीब आता है तो धीमी आवाज में सिर्फ एक नाम पुकारता है, यूएल। और सबके जहन में एक ही सवाल गूंज उठता है, क्या ये वाकई यूएल का खोया हुआ वालिद है? चैप्टर 35 का आगाज एक थके हारे शख्स से होता है, जो होडी पहने एक उजरे हुए स्टोर में छपकर बाहर का जायजा ले रहा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़ता है, जहां बिखरे हुए सामान के दरमियान उसे एक छोटी सी डायरी मिलती है। डायरी खोलते ही इसमें लिखा होता है, पापा, मैं आपको ढूंढने जा रही हूँ।
ये अल्फाज पढ़कर इसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो टूटे हुए दिल से आहिस्ता कहता है, यूएल, तुम अब कहाँ हो? उसी लम्हे बाहर सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक चीखें गूंजने लगती हैं। वो हुडी वाला शख्स हिम्मत जुमा करके स्टोर से बाहर कदम रखता है और तमाम ज़ॉम्बीज़ एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। इसे देखते ही वो पहले से ज्यादा खौफनाक अंदाज में भूखे भेड़ियों की तरह धाड़ने लगते हैं, मगर वो जरा भी खौफजदा नहीं होता और तन्हा ही ज़ॉम्बीज़ के हुजूम के दरमियान से आगे बढ़ता चला जाता है। फिर मंजर अचानक बदलता है और एक बहुत बड़ी वीरान रिसर्च फैसिलिटी दिखाई देती है, जहां ऐसा महसूस होता है कि यूएल के वालिद से जड़ा कोई बहुत बड़ा राज अभी पर्दा खफा में छुपा हुआ है। गैराज के अंदर एक बहुत बड़ी कांटों से ढकी टैंक जैसी बख्तर बंद गाड़ी पूरी शान से खड़ी चमक रही होती है। सामने से देखने पर इसका बुलेट प्रूफ शीशा और मजबूत फौलादी बॉडी उसे मुस्तकबिल की किसी जदीद जंगी मशीन जैसा बना देते हैं। इसके देवहकल टायरों और फौलादी जिस्म पर पड़ती रोशनी इसकी ताकत और खतरनाक अंदाज को मजीद नुमायां कर रही होती है। ये मंजर देखते ही मोटा भाई हैरत से आंखें फाड़ कर चीख उठता है, ओह वाह! फिर वो गाड़ी के गर्द चक्कर लगाते हुए जोश से कहता है, ये आखिर है क्या? टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, ये तो कई गाड़ियां जोड़कर भी नहीं बन सकती, कमाल है। वो बेताबी से ये से पूछता है, क्या ये उसी ब्लैक गोल्ड से बनी है जो मैंने निकाला था? क्या ये भी मीका में तब्दील हो जाएगी? ये पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, ज्यादा मत सोचो, ये मीका नहीं बल्कि सिर्फ एक गाड़ी है, लेकिन इसमें 2117 ब्लैक गोल्ड और 12 रैंक 1 ब्लैक गोल्ड इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए ये गैरमामूली तौर पर मजबूत है। ये सुनकर मोटा भाई खुशी से कहता है, बरादर ये, आप तो मुझे खूब जानते हैं, आप मेरे हीरो हैं। क्या मैं इसे चलाकर देख सकता हूँ? ये मुस्कुराकर जवाब देता है, जरूर, ये आम गाड़ी की तरह ही चलती है, पहले उसे अच्छी तरह समझ लो, फिर हम रवाना होंगे। मोटा भाई जोश से मुक्का लहराते हुए चीखता है, चलो यूएल के पापा को ढूंढने निकलते हैं। हरे यूएल बेचैनी से आवाज देती है, रुकिए। फिर वो अपनी खरगोश वाले बैग को मजबूती से थाम कर रोने वाली आवाज में कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। बरादर ये सख्त लहजे में इनकार करते हुए कहते हैं, बाहर रंग 1 ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं, अगर तुम बाहर गई तो जान से हाथ धो बैठोगी और हमारे पास तुम्हारी हिफाजत का वक्त नहीं है। आंखों में आंसू लिए यूएल आहिस्ता से जवाब देती है, आपने कहा था कि कुछ दिन सब्र से इंतजार करूं, मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरे पापा को तो मुझे खुद ही ढूंढना होगा। ये सुनकर बरादर ये मजीद सख्त हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, मतलब नहीं, अगर जिद की तो प्रोफेसर से कहकर तुम्हें लैब में बंद करवा दूंगा। ये दानिश सुनते ही यूएल की सुनहरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो ससकियां लेते हुए सिर्फ इतना कह पाती है, पापा। उसी लम्हे मोटा भाई गाड़ी से उतरकर नाराजी से कहता है, बरादर ये, आपने यूएल को फिर रला दिया। चाहे आप इसके सगे भाई ना हो, फिर भी इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। इतने में बूढ़े प्रोफेसर मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और खुशी से कहते हैं, ही यूएल, रोना बंद करो, देखो मैंने ये ठीक कर दिया है। दादा जांग खुशी से मरम्मतशुदा ड्रोन हाथ में उठाकर कहते हैं, देखो मैंने इसे ठीक कर दिया। ये देखकर यूएल हैरत से बोल उठती है, ये तो। दादा जांग मुस्कुराते हुए बताते हैं कि यही वो टूटा हुआ ड्रोन है जिसे इन्होंने ब्लैक गोल्ड की मदद से दोबारा बनाया है और अब इसकी बैटरी पहले से कहीं ज्यादा देर चलेगी, जबकि आवाज और राब्ता भी बिल्कुल वाज़ेह रहेगा। वो मजीद बताते हैं कि ये ड्रोन गाड़ी के साथ उड़कर ऊपर से पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। ये सुनकर यूएल खुशी से मुस्कुराकर कहती है, दादा जांग बहुत शुक्रिया। इतने में बरादर ये आकर ड्रोन का जायजा लेते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, बुरा नहीं, तुमने इतने कम वक्त में ब्लैक गोल्ड इस्तेमाल करना सीख लिया। दादा जांग हंसते हुए जवाब देते हैं, हाँ, मैं कोई असली प्रोफेसर तो नहीं, मगर इतना काम जरूर कर सकता हूँ। दूसरी तरफ बरादर ये अपनी ताकतवर बकर बंद गाड़ी पर आखिरी काम मुकम्मल करके कहते हैं, ठीक है फैटी, अब रवाना होने का वक्त आ गया है। फैटी फौरा ड्राइवर सीट पर बैठकर जोश से नारा लगाता है, सब कुछ तैयार है, अनून सबल रानू, चल पड़ो। रवानगी से पहले बरादर ये यूएल को एक अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए कहते हैं, यूएल, फजाई निगरानी अब तुम संभालो, हर वक्त हमसे राब्ते में रहना। यूएल अपनी सुनहरी आंखों में अज़्म लिए संजीदगी से जवाब देती है, ठीक है बिग बरादर ये, मैं हर वक्त आप सब पर नजर रखूंगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना। मोटा भाई जोश से चीखता है, चलो निकलते हैं, और पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देता है। नई तैयार होने वाली अनून सबल रानू बकर बंद गाड़ी अपने बोस्टर से आग के शोले निकालती हुई रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती है। अगले ही लम्हे वो एक जबरदस्त छलांग लगाकर हवा में उड़ जाती है। अंदर बैठा मोटा भाई खुशी से कहकहे लगाते हुए चीखता है, वो हो। फिर गाड़ी सड़क पर खतरनाक अंदाज में दरफट मारती है और चारों तरफ मिट्टी का तूफान उठ जाता है, जैसे कोई ताकतवर टैंक दौड़ रहा हो। मोटा भाई हैरत और खुशी से कहता है, वो हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमवार जमीन पर चल रही हूँ, ये गाड़ी तो कमाल की है। जबकि पीछे बैठे बरादर ये थकन की वजह से खामोशी से आंखें बंद किए आराम कर रहे होते हैं। चंद लम्हों बाद गाड़ी तेजी से इस पल की तरफ बढ़ती है जहां रास्ता कई खड़ी गाड़ियों ने बंद कर रखा होता है, मगर अनून सबल रानू जरा भी रफ्तार कम नहीं करती और सीधा एक गाड़ी से टकराकर उसे लम्हों में टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये मंजर देखकर मोटा भाई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ, ये गाड़ियां तो टॉफू की तरह नरम निकली, जबरदस्त, अब हम आराम से पल पार कर सकते हैं। बरादर ये पुरसुकून लहजे में कहते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन में देखा था कि यूएल के पापा उसी इलाके में आए थे, हमें बस आसपास अच्छी तरह तलाश करना है। उसी दौरान उनकी ताकतवर अनून सबल रानू सुनसान सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई हुआ को चरती आगे बढ़ रही होती है। मोटा भाई हैरत से इर्द गिर्द देखकर कहता है, ये तो बहुत अजीब है, यहाँ एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा। क्या सब के सब इस लैब में चले गए थे जहाँ हमने इन्हें खत्म किया था? इतने में अचानक एक बहुत बड़ा खौफनाक नोकीले दांतों वाला इफरीत उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। वो अभी संभल भी नहीं पाते कि 3-4 लंबे दुबले और निहायत तेज रफ्तार ज़ॉम्बीज़ गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और खौफनाक चीखें मारने लगते हैं। अगले ही लम्हे वो सब एक साथ बुलंद छलांग लगाकर अनून सबल रानू की छत पर जा गिरते हैं। ये मंजर देखकर मोटा भाई घबरा कर चीख उठता है, मैंने अभी उनका जिक्र ही किया था और ये फौरा हमारे पीछे आ गए। चैप्टर 36 की खतरनाक लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब 3-4 लंबे और तेज रफ्तार रैंक 1 ज़ॉम्बीज़ छलांग लगाकर अनून सबल रानू की छत पर जा चढ़ते हैं। इनमें से एक ज़ॉम्बी सामने वाले शीशे पर हाथ जमाकर ड्राइवर का पूरा मंजर बंद कर देता है, जिस पर मोटा भाई घबरा कर चीख उठता है, ओह मेरे खुदा, मेरी नजर ही बंद कर दी। खौफजदा होकर वो फौरा बरादर ये से पूछता है, बरादर ये, इस गाड़ी में कोई हथियार भी है ना? बरादर ये मुकम्मल सुकून से जवाब देते हैं, आम बंदूकें उन ज़ॉम्बीज़ पर असर नहीं करेंगी, लेकिन अब हमारे पास इससे कहीं बेहतर हथियार हैं। ये कहते ही वो एक बटन दबा देते हैं। अगले ही लम्हे गाड़ी से सब्ज रंग की ताकतवर बर्फी लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं और तमाम ज़ॉम्बीज़ को जबरदस्त झटका लगता है। बिजली की शिद्दत से उनकी आंखें जलकर सुर्ख हो जाती हैं और वो दर्द से खौफनाक चीखें मारते हुए तड़पने लगते हैं। चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी के गर्द सब्ज बिजली का एक ताकतवर जाल बन जाता है, जो तमाम ज़ॉम्बीज़ को हवा में उछालकर दूर जा गिराता है। ये मंजर देखकर मोटा भाई हैरत और खुशी से चीख उठता है, वाह, एक ही बार में सब खत्म हो गए, कमाल है। बरादर ये आंखें बंद किए पुरसुकून अंदाज में कहते हैं, ये इलाका रैंक 1 ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं बचा।
रफ्तार तेज करो। मोटा भाई फौरा सर हिलाकर जवाब देता है, ठीक है। चैप्टर 36 में अनुन सबल रानू गरजती हुई आवाज के साथ पूरी रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही होती है। उसी दौरान एक ऊंची इमारत की छत पर स्याह सूट और हेट पहने एक पुरस्कार शख्स खामोशी से नीचे गुजरती हुई गाड़ी को गौर से देख रहा होता है। करीब से देखने पर मालूम होता है कि वो सुनहरी बालों और काले चश्मे वाला निहायत खतरनाक आदमी है, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ही। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। कुछ देर बाद अनुन सबल रानू एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुक जाती है, जहां हर तरफ खून के धब्बे और लड़ाई के निशानात बिखरे हुए होते हैं। मोटा भाई इर्द गिर्द देखते हुए कहता है, निगरानी वाले कैमरे में यूएन ने अपने पापा को आखिरी बार यही देखा था, मगर यहाँ तो गैर मामूली खामोशी है। बरादर ये फौरा संजीदा लहजे में हुक्म देते हैं, ठीक है, ड्रोन रवाना करो। यूएन, तुम ड्रोन को कंट्रोल करो और ऊपर वाली मंजिलों की अच्छी तरह तलाशी लो। 20 पर मौजूद यूएन पुरइत्माद अंदाज में जवाब देती है, ठीक है, और कंट्रोल रूम से ड्रोन को अराना शुरू कर देती है। अगले ही लम्हे ब्लैक गोल्ड से अपग्रेड किया गया ड्रोन गाड़ी की छत से तेजी के साथ फिजा में बुलंद होता है और बर्फ रफ्तारी से शॉपिंग मॉल की ऊपरी मंजिलों की तरफ परवाज करते हुए तलाशी का मिशन शुरू कर देता है। यूएन ड्रोन की स्क्रीन पर नजर रखते हुए कहती है, ऊपर वाली मंजिल के कमरों में लोगों के रहने के आसार तो हैं, मगर सब खाली हैं। मेरे पापा उसी तरफ आए थे, मगर मालूम नहीं वो यहाँ रुके भी थे या नहीं। ये सुनकर मोटा भाई परेशानी से पूछता है, बरादर ये अब हमें क्या करना चाहिए। बरादर ये सुकून से आंखें बंद करते हुए जवाब देते हैं, अगर इतना ही वक्त है तो नीचे उतरकर ग्राउंड फ्लोर के कमरों की खुद तलाशी ले लो। मैं कई दिनों से नहीं सोया, अब थोड़ी देर आराम करूंगा। मोटा भाई हंसते हुए कहता है, मुझे तो गाड़ी के अंदर ही ज्यादा महफूज लगता है और मेरे पास एक जबरदस्त ख्याल भी है। अगर मैं हारन बजाता हुआ चलूं तो शायद यूएन के पापा आवाज सुनकर खुद ही बाहर आ जाएं। ये कहकर अनुन सबल रानू सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता हारन बजाती हुई आगे बढ़ने लगती है, मगर हारन की आवाज सुनते ही आसपास छपे सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ चौंक कर जाग जाते हैं और आवाज की सिमत मुड़कर देखने लगते हैं। उसी लम्हे यूएन ड्रोन की वीडियो देखकर फौरा खबरदार करती है, बिग बरादर ये, बरादर जाओ, मुझे कई ज़ॉम्बीज़ आप लोगों की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुनकर मोटा भाई घबरा कर कहता है, क्या यहाँ अब भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं? ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्के था, लेकिन अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से गाड़ी के कंट्रोल पैनल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जबरदस्त, अब तो मुझे इस गाड़ी के सारे हथियार आजमाने का मौका मिल जाएगा। मोटा भाई खुशी से झूमते हुए कहता है, जबरदस्त, अब मुझे इस गाड़ी के सारे हथियार आजमाने का मौका मिल गया। वो जोश में आकर एक बटन दबाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो पहले ये वाला आजमाते हैं। अगले ही लम्हे अनुन सबल रानू के पहिए के करीब से एक नौकीला ताकतवर मिसाइल तेजी से बाहर निकल आता है। मोटा भाई पुरजोश अंदाज में चीखता है, ओह आ जाओ, सब आ जाओ, और गाड़ी सीधी सामने खड़े ज़ॉम्बीज़ की तरफ दौड़ा देता है। चंद ही लम्हों में गाड़ी के बेबहतर पहिए ज़ॉम्बीज़ को रोंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सड़क पर हर तरफ खून बिखर जाता है। ये मंजर देखकर वो कहकहे लगाते हुए चीखता है, हा हा हा, अगला हथियार, अब अगला, और फौरा दूसरा बटन दबा देता है। इस बार गाड़ी की छत से दो सुर्ख लेजर शुआएं बिजली की रफ्तार से निकलती हैं। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ के हुजूम से टकराती हैं, एक जबरदस्त धमाका होता है और लम्हों में पूरा हुजूम आग की लपेट में आकर राख बन जाता है। ये ताकत देखकर मोटा भाई हैरत से आंखें फाड़ लेता है और खुशी से चीख उठता है, ओह मेरे खुदा, ये तो कमाल से भी बढ़कर है। यूएन घबराई हुई आवाज में कहती है, बरादर जाओ, ये वाकई कमाल है, मगर एहतियात करना, घरों को नुकसान मत पहुंचाना, हो सकता है मेरे पापा इन्हीं में कहीं मौजूद हूं। ये सुनते ही मोटा भाई फौरा संजीदा हो जाता है और कहता है, ओह सही कहा, मुझे एहतियात से काम लेना होगा। अगला हथियार ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा तबाही ना मचाए। इतने में अनुन सबल रानू का अगला हिस्सा खल जाता है और इसके अंदर से तेजी से घूमने वाले बलिडस वाली एक ताकतवर मशीन बाहर निकल आती है। मोटा भाई हैरत से देखता है कि गाड़ी के नीचे मौजूद निजाम ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। एक सब्ज आंखों वाला ज़ॉम्बी चीखता हुआ उन घूमते हुए बलिडस में फंस जाता है और अगले ही लम्हे वो मुकम्मल तौर पर कटकर खत्म हो जाता है। इसके फौरा बाद गाड़ी का सिस्टम ऐलान करता है, ब्लैक गोल्ड एक हासिल हो गया, यानी ज़ॉम्बी को खत्म करते ही इसका ब्लैक गोल्ड भी जमा कर लिया गया। ये देखकर मोटा भाई हैरत से कहता है, क्या ये वाकई एक खुदकार ज़ॉम्बी थ्रेशर है। फिर वो बेहद खुशी से बरादर ये की तरफ देखकर कहता है, बरादर ये, आप वाकई मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। आप मुझे इतना अच्छी तरह जानते हैं कि लगता है आप मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं। मोटा भाई अनुन सबल रानू को पूरी रफ्तार से डरफट कराते हुए बेहद खुशी में बरादर ये से कहता है, आप वाकई मेरे हीरो हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ 20 में बैठी यूएन मॉनिटर पर बरादर जाओ की सारी हंगामाखेजी देखकर फिक्र से कहती है, लगता है बरादर जाओ की तरफ सब कुछ काफी मसरूफ है, मगर शायद कोई मसला नहीं होगा, है ना। अचानक इसकी नजर स्क्रीन पर किसी अहम चीज पर पड़ती है। इसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं और वो बेख्तियार कह उठती है, अरे। उसी वक्त गाड़ी के अंदर बरादर ये रंच हाथ में लिए मोटे भाई को डांटने ही वाले होते हैं कि यूएन खुशी और बेचैनी से चीख कर कहती है, बिग बरादर ये, बरादर जाओ, मुझे मिल गया। वो जज्बाती आवाज में बताती है, मुझे मेरे पापा की गाड़ी मिल गई है, और स्क्रीन पर तकरीबन 500 मीटर दूर खड़ी एक सफेद पग अब गाड़ी दिखाती है। ये सुनते ही मोटा भाई फौरा अस्टरिंग मजबूती से पकड़कर जोश में कहता है, जबरदस्त, यूएन फौरा हमें वहां तक रास्ता दिखाओ। ड्रोन तेजी से उड़कर इस सफेद पग के करीब पहुंचता है, जहां गाड़ी तो मौजूद होती है मगर अंदर कोई नहीं होता, जबकि आसपास खून के वाज़ेह निशानात दिखाई देते हैं। यूएन परेशान होकर कहती है, गाड़ी में कोई नहीं है, शीशे भी टूटे हुए हैं, लगता है पापा जब सामान लेने वापस आए तो उनके साथ कुछ बुरा हुआ। बरादर ये हमेशा की तरह पुरसुकून लहजे में कहते हैं, गाड़ी को गौर से देखो, अगर इन्होंने कोई पैगाम छोड़ा हो तो वो जरूर मिल जाएगा। इतने कम वक्त में वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अपने वालिद की खाली और टूटी हुई गाड़ी मॉनिटर पर देखकर यूएन आहिस्ता से सरगोशी करती है, पापा, और इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कंट्रोल रूम में अकेली बैठी कांपने लगती है और टूटे हुए दिल के साथ रोते हुए कहती है, पापा आप कहाँ हैं? इसकी बेबस ससकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। यूएन के रोने की आवाज सुनते ही दादा जान घबरा कर दौड़ते हुए अंदर आते हैं और परेशानी से आवाज देते हैं, यूएन। वो फौरा इसके पास पहुंचकर फिक्रमंद लहजे में पूछते हैं, यूएन क्या हवा, क्या बात है? जबकि यूएन कुर्सी पर समटी हुई अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर मुसलसल रो रही होती है और उसके दिल का दर्द हर आंसू के साथ साफ महसूस हो रहा होता है। चैप्टर 37 में अनुन सबल रानू ऊपर से दिखाई देती है, जबकि यूएन के वालिद की सफेद पग अब एक इमारत के कोने से टकराई हुई खामोश खड़ी होती है। मोटा भाई संजीदगी से पग अब में रखे डब्बों और सामान की बारीक बीनी से तलाशी लेता है। उसी दौरान गाड़ी के अंदर बैठे बरादर ये रेडियो पर प्रोफेसर से पूछते हैं, प्रोफेसर यूएन कैसी है? प्रोफेसर घबराए हुए जवाब देते हैं, यूएन बेहोश हो गई है, लगता है इसकी बीमारी फिर से बढ़ गई है। पस मंजर में यूएन बिस्तर पर बेहिस्वाव हरकत लेटी होती है। प्रोफेसर अफसोस से बताते हैं कि जब भी यूएन किसी बात में ज्यादा उलझ जाती है तो अपनी दवा लेना भूल जाती है और उसी वजह से इसके वालिद हमेशा उसे बचाने और इसका इलाज करवाने के लिए बेहद मेहनत करते रहे हैं। ये सुनकर बरादर ये गहरी सोच में डूब जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, ल्यूकीमिया का इलाज मेरी महारत नहीं, और इस तबाह हाल दुनिया में डॉक्टर मिलना तो और भी मुश्किल है।
चंद लम्हों बाद वो फैसला करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें एआईसी यूनिवर्सल अस्पताल का पता मालूम है? वहां से जरूरी आलात और दवाएं ले आओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूएर का इलाज कर सकूं। मोटा भाई फौरा जवाब देता है, ठीक है। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताता है, बरादर ये मैंने यूएर के वालिद की गाड़ी अच्छी तरह चेक की, मगर वहां कोई पैगाम या मालूमात नहीं मिले। फिर वो मजीद कहता है, ऐसा लगता है कि हादसे के बाद वो जल्दी में वहां से निकल गए थे, क्योंकि इनका ज्यादातर सामान गाड़ी में ही रह गया। लेकिन मुझे कुछ बहुत अजीब चीजें जरूर मिली हैं। एक गाड़ी में काला रंग के बगैर किसी निशान वाले डब्बे भरे पड़े थे, जिन्हें देखकर मोटा भाई हैरान हो गया कि आखिर यूएर के वालिद ऐसी अजीब गोलियां या कैंडी क्यों रखते थे। बरादर ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई खास दवा है, इसलिए चंद डब्बे प्रोफेसर को दिखाने के लिए साथ ले लिए, जबकि मोटा परेशानी से पूछने लगा कि अब यूएर का क्या होगा और क्या हमें उसके वालिद की तलाश जारी रखनी चाहिए। बरादर ने फैसला किया कि पहले आईसी यूनिवर्सल अस्पताल जाकर प्रोफेसर की भेजी हुई फहरिस्त के मुताबिक दवाइयां हासिल की जाएं, और मोटा फौरा रानू गाड़ी पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ा देता है। दूसरी तरफ गरंडपा जांग रेडियो पर बताते हैं कि वो यूएर और ब्लैक गोल्ड के तजुर्बात की निगरानी करते रहेंगे, अगरचे अब ड्रोन से गश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन हेडसीट के जरिए राब्ता बरकरार रहेगा और वो दोनों को मुहतात रहने की हिदायत देते हैं। रास्ते में मोटा अफसरदगी से कहता है कि यूएर को ल्यूकीमिया है, उसीलिए वो पहले अचानक बेहोश हो गई थी, और बरादर खामोशी से यही हकीकत याद करके मजीद फिक्रमंद हो जाता है। जब मोटा मायूसी से कहता है कि शायद दवाइयां मिल भी जाएं तो भी कुछ ना हो, बरादर गुस्से में उसे फौरा खामोश रहने और सिर्फ गाड़ी चलाने का हुक्म देता है। खिड़की से बाहर तबाह हाल शहर को देखते हुए बरादर सोचता है कि सिर्फ 2 साल में ये पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में जाकर एक मुर्दा शहर बन जाएगा, और मौजूदा हालात तो इस तबाही को मजीद तेज कर रहे हैं। ये ख्याल उसे अंदर से तोड़ देता है और एक लम्हे के लिए वो सोचने लगता है कि शायद वो कुछ भी बदल नहीं सकता, बल्कि इस बेरहम दुनिया में यूएर को जिंदा रखने का भी क्या फायदा होगा। मगर उसी दौरान रानू पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ दौड़ती रहती है। आखिरकार उनके सामने आईसी यूनिवर्सल अस्पताल की अजीम इमारत नमूदार हो जाती है, जहां उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा यानी यूएर की जिंदगी बचाने वाली दवाइयां उनका इंतजार कर रही होती हैं। एक सियाह सूट और हेट पहने हुए पुरस्कार शख्स ने सुर्ख गोश्त जैसे अजीब हाथ में सब्ज रंग का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वो गोश्त का टुकड़ा जोरदार धमाके के साथ तेजी से फूलने और बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो एक खौफनाक सींगों वाले सब्ज आंखों वाले इफरीत में बदल गया, जिसे देखकर सामने खड़ा शख्स हैरत से चीख उठा कि ये वाकई बढ़ गया। नया बनने वाला इफरीत अचानक आग में लपट गया और खुशी से चलाया कि उसे महसूस हो रहा है जैसे उसकी सारी ताकत वापस आ गई हो। हेट वाला विलन मुस्कुराते हुए सरनज लहरा कर बोला, ओह तो तुम आग की ताकत इस्तेमाल करने वाले हो, जबकि उसके साथ उसका सफेद खौफनाक पालतू इफरीत भी खामोशी से खड़ा था। आग वाला इफरीत फौरा एहतराम से झुक गया, उसका शुक्रिया अदा किया और हैरत से पूछा कि आखिर वो किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। हेट वाला शख्स पुरइत्माद अंदाज में हाथ फैलाकर बोला कि इनकी तंजीम खास तौर पर ताकत रखने वाले अफराद को इकट्ठा कर रही है, ताकि उनके लिए एक नई जन्नत बनाई जा सके जहां वो आजादी और खुशी से रह सकें। ये सुनकर आग वाला इफरीत दंग रह गया और पूछने लगा, क्या वाकई ऐसी अजीम जगह मौजूद है, और क्या आप भी एक ताकत रखने वाले इंसान हैं? हेट वाला शख्स मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, बिल्कुल, और मेरी तरह ताकत रखने वाले बहुत से लोग पहले ही हमारे साथ मौजूद हैं। छत पर खड़ा आग में जलता हुआ लंबे बालों वाला इफरीत उम्मीद भरी नजरों से हेट वाले शख्स से पूछता है कि क्या वो भी इसकी तरह बन सकता है। हेट वाला विलन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि बिल्कुल, क्योंकि वो सब एक बेफिक्र और खुशहाल नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ अनून सबल रानू तेजी से आईसी यूनिवर्सल अस्पताल के सामने पहुंच जाती है, मगर पूरी इमारत गैर मामूली तौर पर सुनसान दिखाई देती है। मोटा भाई अस्पताल के गेट पर प्राइवेट टेरिटरी, खतरा, अंदर दाखिल ना हूं के रंग बिरंगे निशानात देखकर खामोश हो जाता है। इतने में बरादर अपनी मीका सूट के साथ इसके पीछे आ जाता है और मोटा सब्ज एनर्जी बलीद निकालते हुए गुस्से से चीखता है कि ये अस्पताल तो किसी गिरोह ने अपने कब्जे में ले लिया है। बरादर पुरसुकून लहजे में कहता है कि ऐसी अहम जगह पर किसी का कब्जा होना हैरान कि नहीं, हम सिर्फ दवाइयां लेकर फौरा वापस चले जाएंगे। ये कहकर बरादर अपने देवहैकल रोबोटिक हाथ से शीशे का मरकजी दरवाजा तोड़ देता है और दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। फर्श पर टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े होते हैं, हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई होती है और पूरा अस्पताल वीरान महसूस होता है। मोटा भाई हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए कहता है, अजीब बात है, यहाँ ना कोई इंसान नजर आ रहा है और ना ही एक भी ज़ॉम्बी। मोटा भाई दीवार पर लिखे हुए खौफनाक अल्फाज, यहाँ से दफा हो जाओ, जाकर मर जाओ, को देखकर सोचने लगता है कि आखिर यहाँ के लोग भाग गए हैं, कहीं छपे हुए हैं या फिर ये सब किसी खतरनाक जाल का हिस्सा है। बरादर फौरा मंसूबा बनाता है कि दोनों अलग अलग तलाश करें। मोटा दवाइयां ढूंढेगा जबकि वो खुद जरूरी आलात तलाश करेगा और हेडसीट के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। अकेला सुनसान राहदारी में चलते हुए मोटा बुड़बड़ाता है कि अस्पताल इसकी जिंदगी की दूसरी सबसे नापसंदीदा जगह है, क्योंकि जरासीम कश दवा की बो आते ही इसका दिल घबराने लगता है। अचानक वो एक कमरे के दरवाजे के करीब रुककर गहरी सांस लेता है, जैसे किसी अजीब खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। चंद लम्हों बाद वो हैरत से कहता है कि ये तो आम जरासीम कश दवा की बो नहीं लग रही। फिर इसकी नजर सामने बंद दरवाजे पर पड़ती है और वो महसूस करता है कि वहां से किसी मीठे फल जैसी पुरस्कार खुशबू आ रही है। मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जोर से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बरादर आवाज सुनकर फौरा दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और घबरा कर बार-बार मोटा भाई को आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो राहदारी में पहुंचता है तो मोटा भाई कहीं नजर नहीं आता और बरादर गुस्से और हैरत में सोचने लगता है कि आखिर वो अचानक कहां गायब हो गया। अचानक ऊपर से एक हल्की सी आवाज आती है, जिसे सुनकर बरादर फौरा चौंक जाता है और इसे खतरे का एहसास होने लगता है। वो मीका सोट में खड़ा उसी पुरस्कार खुशबू को महसूस करते हुए सोचता है कि ये वो उसे किसी पुराने वाकये की याद दिला रही है। अगले ही लम्हे इसके मीका सोट का सियाह गैस मां से खुदकार तरीके से निकलकर इसके चेहरे पर आ जाता है। बरादर फौरा समझ जाता है कि मामला जहरीली गैस का है, इसलिए वो अपने देवहैकल रोबोटिक हाथ में सब्ज बिजली जैसी ताकत जमा कर लेता है। फिर पूरी कुव्वत के साथ वो तवानाई छत की तरफ दाग देता है और जोरदार धमाके से पूरी छत सब्ज रोशनी में फट जाती है। जलती हुई छत से जामुनी रंग का जहरीला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर बरादर यकीन से कहता है कि इसे पहले ही इस बात का शक था। इतने में अचानक एक औरत की घबराई हुई आवाज गूंजती है, ये अस्पताल एक जाल है, फौरा यहाँ से निकल जाओ। आवाज सुनते ही बरादर फौरा इससे दौड़ पड़ता है, लेकिन खतरे के खौफ से वो बगैर सोचे समझे अपना देवहैकल सुर्ख रोबोटिक मुक्का पूरी ताकत से सामने मौजूद शख्सियत पर चला देता है। एन आखिरी लम्हे इसका मुक्का रुक जाता है, क्योंकि इसके सामने गुलाबी बालों वाली एक नर्स खड़ी होती है, जिसकी आंखों पर पिटी बंधी होती है और वो बगैर किसी खौफ के खामोशी से बरादर के ताकतवर मक्के का सामना कर रही होती है। बरादर का देवहैकल सुर्ख रोबोटिक मुक्का गुलाबी बालों वाली नर्स के चेहरे से सिर्फ चंद इंच पहले रुक जाता है और दोनों खामोशी से एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। नर्स बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ती है और अपनी उंगली से इसके खतरनाक धार वाले बलीद को आहिस्तेगी से छू लेती है। फिर वो मुस्कुराते हुए तारीफ करती है कि ये मीका सोट वाकई बेहद शानदार है। अगले ही लम्हे वो शरारती अंदाज में आंख मारते हुए कहती है कि अगर उसे ये सोट बनाने वाले शख्स से मिलवाया जाए तो वो हमेशा इसकी शक्ल गुजार रहेगी। बरादर हैरत से इससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जबकि दिल ही दिल में सोचता है कि उसकी मौजूदगी किसी ताकत रखने वाले शख्स जैसी महसूस नहीं हो रही।
नर्स मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाती है कि उसका नाम तांग तांग है और वो तिब की एक ज़हीन और बासलाहियत डॉक्टर है। बरादर या फौरा संजीदा होकर पूछता है कि क्या अस्पताल में जहरीली गैस उसी ने फैलाई थी और क्या उसने ज़ॉम्बी के दिमाग से निकलने वाला ब्लैक गोल्ड मोती भी खाया है। तांग तांग सुकून से जवाब देती है कि गैस वाकई उसी ने छोड़ी थी, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ को दूर भगा देती है और अंदर आने वालों को बेहोश कर देती है। ये सुनकर बरादर या हैरत में डूब जाता है, मगर फौरा बात बदलते हुए जलते हुए राहदारी की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या इस पूरे अस्पताल में सिर्फ वही अकेली मौजूद है। बरादर या गैस मास्क पहने जलते हुए अस्पताल के दरमियान खड़ा तांग तांग से पूछता है कि क्या इस पूरी इमारत में सिर्फ वही अकेली मौजूद है। गुलाबी बालों वाली तांग तांग शरारती अंदाज में हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ, इस किले में सिर्फ एक ही शहजादी रहती है। फिर मजाक में पूछती है कि क्या वो उसे किसी शैतान बादशाह की तरह अगवा करने आया है। इसकी बेखौफ बातें सुनकर बरादर या हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या उसे मौत से जरा भी डर नहीं लगता। तांग तांग एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहती है कि इसके लिए मौत इतनी ही दिलकश है जितनी किसी बच्चे के लिए मिठाई की दुकान, और अगर वो अपनी पसंद की चीज के लिए मर भी जाए तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। बरादर या दिल ही दिल में सोचता है कि शायद ये लड़की पागल है, फिर खुद को संभालते हुए पूछता है कि अगर वो वाकई एक ज़हीन डॉक्टर है तो इसकी महारत किस शोबे में है। तांग तांग खुशी से जवाब देती है कि उसका असल मैदान वायरस है। ये सुनते ही बरादर या चौंक जाता है और फौरा संजीदगी से पूछता है कि इसे ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद ब्लैक गोल्ड मोती के बारे में कैसे पता चला और क्या उसी मोती की मदद से इसने ये जहरीली गैस तैयार की है। मगर तांग तांग झुंझला कर कहती है कि वो मुसलसल सवाल पर सवाल किए जा रहा है, जबकि उसने अभी तक इसके एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो उसे इस हैरत अंगेज मिकासोट के खालिक से मिला सकता है। बरादर या गैस मासिक पहने खामोशी से तांग तांग की बातों पर गौर करने लगता है, जैसे वो इसकी हर बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक तांग तांग खुशी से उछल पड़ती है और बताती है कि साहिली इलाके में उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर वो चाहे तो वो खुद उसे वहां ले जा सकती है। फिर वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उठाती है और कहती है कि जाने से पहले उसे सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त माननी होगी। दूसरी तरफ मंजर बदलता है और एक सुनसान सहराई हाईवे दिखाई देती है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। सड़क के किनारे झाड़ियों में एक सब्ज फौजी जीप खामोशी से छपी खड़ी होती है। जीप के अंदर बैठा गंजा मोटा आदमी फोन पर हंसते हुए अपने साथी से पूछता है कि क्या वो अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ से पुरइत्माद जवाब आता है कि वो पहले ही तैयार है। उसी दौरान जामुनी रंग की स्पोर्ट्स कार पर बैठी गुलाबी बालों वाली लड़की फोन पर हंसते हुए पूछती है कि क्या जयाओची भी पहुंच गया है, क्योंकि उसे वादा तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी जानिब एक मोटरसाइकिल सवार लड़का खुशी से कहता है कि ये उनका आखिरी मिशन है, इसे मुकम्मल करने के बाद वो सब अपने अपने वतन वापस जा सकेंगे, हत्ता कि शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, जिस पर उसके साथी शरारत से उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक हाईवे पर नमूदार होता है और झाड़ियों में छुपा एक शख्स आहिस्ता से सरगोशी करता है, वो आ गया। यही वो ट्रक है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तीनों साथी पुरइत्माद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वक्त बिल्कुल वैसा ही है जैसा लाओ जयाओ ने बताया था, इसलिए अब मंसूबे के मुताबिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। झाड़ियों में छपी सब फौजी जीप में बैठे लोग बड़े ट्रक का इंतजार करते हुए कहते हैं कि जैसे ही लाओ जयाओ इशारा देगा वो फौरा हमला कर देंगे। मगर अचानक जीप में बैठा मोटा आदमी कुछ ऐसा देख लेता है कि इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पसीने में भीग जाता है। वो घबरा कर वाकी टाकी पर चीखता है कि लाओ जयाओ ने अभी तक इशारा नहीं दिया, फिर जयाओची ने हमला क्यों शुरू कर दिया। उसी लम्हे जामुनी रंग की स्पोर्ट्स कार पूरी रफ्तार से ट्रक से जा टकराती है, टायर हवा में उछल जाता है, लड़की दर्द से चीख उठती है और दूर से कोई बेबसी से जयाओची का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार नौजवान पूरी रफ्तार से भागते हुए अपने साथी को खबरदार करता है कि सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, फौरा यहाँ से निकल जाओ, जबकि पीछे से कोई बेचैनी से आह किनको आवाजें देता रहता है। इतने में एक बड़ी सियाह बक्कर बंद गाड़ी बिजली की रफ्तार से आती है और सब जीप को ओवरटेक कर जाती है, जिसे देखकर मोटा आदमी हैरत से साकत रह जाता है। अगले ही लम्हे वो गुस्से और घबराहट में चीख उठता है कि आखिर ये क्या हो गया, उन सबकी पोजीशन दुश्मन के सामने कैसे जाहिर हो गई। फिर सहराई सड़क पर गर्द के बादल उठने लगते हैं, सब जीप जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भागती है, जबकि सियाह बकर बंद गाड़ी खतरनाक अंदाज में इसका ताक़ुब करती है और मोटा आदमी खौफ से मुसलसल चीखता रहता है। जहरीली गैस के असर से बेहोश होने वाला मोटा भाई अचानक चीखता हवा होश में आता है, इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हवा होता है। आंखें खलते ही वो देखता है कि बरादर या अपनी मिकासोट में सामने खड़ा है, जबकि गुलाबी बालों वाली डॉक्टर तांग तांग खामोशी से इसे देखकर मुस्कुरा रही है। मोटा हैरत से इधर इधर देखता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहां पहुंच गया है। बरादर या सख्त लहजे में उसे डांटते हुए कहता है कि अगर इसकी नींद पूरी हो गई है तो फौरा उठकर काम शुरू करे। मोटा अभी कमजोर आवाज में कुछ कहने ही लगता है कि तांग तांग हंसते हुए एक सरनज निकालती है और बताती है कि वो इसकी खास जहरीली गैस का शिकार हो चुका है और अगर 3 घंटों के अंदर दरियाफ्त न लगाया गया तो उसका जिस्म गलकर खून और पीप के ढेर में बदल जाएगा। ये सुनते ही मोटा खौफ से चीख उठता है और घबरा कर पूछता है कि आखिर वो लड़की है कौन। बरादर या फौरा उसे खामोश कराते हुए कहता है कि चीखना बंद करे और जल्दी से तमाम सामान गाड़ी में मुंतकिल करे, मगर मोटा बेबसी से कहता है कि कम अज कम उसे पूरी सूरत हाल तो समझा दी जाए। उसी दौरान तांग तांग निहायत मासूम अंदाज में हाथ जोड़कर दरखास्त करती है कि इसके तमाम नमूने इसके लिए बेहद कीमती हैं, इसलिए बराह करम इन्हें एहतियात से गाड़ी तक पहुंचा दिया जाए। मोटा रोते हुए शिकवा करता है कि आखिर सब लोग हमेशा मुश्किल काम उसी से क्यों करवाते हैं, मगर अगले ही लम्हे तांग तांग का चेहरा खौफनाक अंदाज में बदल जाता है और वो धमकी देती है कि अगर इसके किसी भी नमूने को नुकसान पहुंचा तो वो खुद उसे भी एक नमूना बना देगी। ये सुनकर मोटे के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, शैतान। मोटा भाई पसीने में भीगा हुआ बड़ी मुश्किल से एक भारी शीशे का जार उठाता है, जिसके अंदर ज़ॉम्बी का कटा हुआ हाथ महफूज रखा गया होता है। दूसरी तरफ बरादर या अपनी मिकासोट की ताकत से दिमाग वाला बड़ा जार उठाता है, जबकि तांग तांग खुशी से हाथ जोड़कर दोनों का शुक्रिया अदा करती है। मोटा दिल ही दिल में सोचता है कि आखिर ये अजीब लड़की है कौन, जबकि बरादर या इसकी बनाई हुई जहरीली गैस को पहचान कर हैरान होता है, क्योंकि वो उससे पहले भी इस खुशबू और असर से वाकिफ रह चुका है। अचानक इसे मुस्तकबिल की एक याद आती है, जहां बायो हैजर्ड के निशान वाले इलाके में हिफाजती लिबास पहने फौजी हनी क्लाउड नामी जहरीली गैस इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे, एक ऐसी गैस जो बैक वक्त उम्मीद भी थी और खौफ की अलामत भी। बरादर या तांग तांग को गौर से देखते हुए सोचता है कि कहीं इस हैरत अंगेज इजाद की खालिक यही कम उम्र लड़की तो नहीं। फिर वो फैसला करता है कि जैसे प्रोफेसर जंग इंसानियत के लिए एक कीमती असासा है, वैसे ही तांग तांग को भी हर कीमत पर महफूज रखना होगा, क्योंकि वो उसे नीदर ड्रैगन गैंग के हाथों में हरगिज नहीं जाने दे सकता। इधर मोटा भाई तमाम शीशे के जार गाड़ी में रखकर थका हुआ लंबी सांस लेता है और ऐलान करता है कि आखिरकार सारा काम मुकम्मल हो गया। तांग तांग बकर बंद गाड़ी को तजस्सुस से देखते हुए खुशी से पूछती है कि क्या ये गाड़ी भी ब्लैक पर्ल की ताकत से बनाई गई है, क्योंकि उसे ये बेहद प्यारी लग रही है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल एक शहजादी की सवारी जैसी है, जबकि मोटा भाई आहिस्ता से बरादर या के कान में सरगोशी करता है कि क्या वाकई वो इस लड़की को अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। बरादर या अपनी मिकासोट में बैठा इत्मीनान से सोचता है कि दवाइयां, जरूरी आलात और एक माहिर डॉक्टर, सब कुछ मिल चुका है, अब शायद यूए का इलाज मुमकिन हो जाए। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर वो फौरा चौंक जाता है और उससे भरी नजरों से छत की तरफ देखता है।
अगले ही लम्हे इमारत की छत पर एक बेवहकल स्याह रीछनुमा तब्दील शुदा इफरीत दिखाई देता है, जिसकी सब्ज चमकती आंखें हर किसी के दिल में खौफ बिठा देती हैं, जबकि नीचे खड़े मोटा भाई और तांगा हैरत से उसे घूरने लगते हैं। फिर वो खौफनाक इफरीत जोरदार धाड़ मारता है और पूरी ताकत के साथ छत से नीचे छलांग लगा देता है। इसके खले जबड़े और नुकीले दांत देखकर फिजा लरज उठती है। ये मंजर देखते ही मोटा भाई खौफ से पसीने में डूब जाता है और चीखते हुए कहता है, ये आखिर कौन सी बल्ला है।